मैं एम नफ़ीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। इंटरव्यू बहुत देखे होंगे आपने और बहुत सारी बातें भी सुनी होंगी आपने। शख्सियतों से भी मैं काफ़ी मिलवा चुका हूँ और मैं कुछ ऐसी बातों पर रोशनी डालना चाहता हूँ जिससे कि आपको ये मालूम हो जाए कि पत्रकारिता का वजूद क्या है और पत्रकारिता अब से 20 से 25 वर्ष पहले जो पत्रकार क्या करते थे वो किस अंदाज में करते थे और किस तरह से शुरुआत करते थे। और कुछ ऐसी बातों पर भी मैं रोशनी डालना चाहूँगा जो जुड़ी हैं सामाजिक मुद्दों से, ओबीसी से, व ख़ास तौर पर सलमानी से, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि मेरे चैनल को सलमानी लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ओबीसी के लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हालांकि देखते तो सभी हैं पर अपने फ़ायदे से भी देखते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपका ज़रा परिचय करा दूं। मेरे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार एम मेराज सलमानी, जो कि अमन की किरण और कई सारे पत्रकार और कई सारे महकमों से जुड़े रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में परिचय के मोहताज नहीं हैं। और ख़ास करके मैं भी एक बात को बताता चलूँ कि मैं भी अपना एम मेराज साहब को उस्ताद मानता हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है एम मेराज साहब से और ये भी एक तरह का अपने आप में एक अनोखा अनुभव है मेरे लिए कि मैं अपने ही उस्ताद का इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ आखिर तक और मैं आपको वो सब बातें बताने की कोशिश करूँगा। वो हर सवाल एम मेराज साहब से करूँगा जो जुड़ा है सामाजिक मुद्दों से, वे आपके मुद्दों से। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं सभी दर्शकों का और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला का ये बड़ा करम है कि आज कम से कम एम नफ़ीस साहब से मेरी पहली मुलाकात हो रही है। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। जी जी सर, मैंने हमेशा आपको अपना उस्ताद और अपना एक तरह से गुरु माना है। आपको लिखते लिखते और अब मैंने खुद पढ़ा है, आप लिखते रहे मैं पढ़ता रहा, आप छापते रहे मैं पढ़ता रहा और बहुत कुछ सीखता रहा। मैं थोड़े से ये बात जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस समय आपने पत्रकारिता शुरू की थी तो उस समय इस पत्रकारिता का क्या माहौल था? दरअसल उस वक्त पत्रकारिता में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बहुत से लोग जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आते थे उनको रिस्पेक्ट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी और प्रशासनिक तो रिस्पेक्ट होती थी, लेकिन आम पब्लिक भी उसको रिस्पेक्ट की निगाह से देखती थी। पर उस टाइम अखबार का बनाना, क्योंकि अगर उर्दू में छप रहा है तो उसको ऑफसेट पर छापने के लिए उसमें कई तरीके से नेगेटिव बनवाना, ये करना वो करना, बहुत सारी बातें होती थी, पेस्टिंग करनी। और अगर हिंदी का हमने जब अखबार शुरू करा तो टाँगे के वो छोटे वाले जो शब्द होते थे वो हमने लगा के उसमें छपवा, जो प्रिंटिंग मशीन थी उसमें छपवाना पड़ता था। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक कठिन मरहला था कि हमें उर्दू में भी और हिंदी में भी दोनों तरफ हमने बेइंतहा मेहनत करी, तब हमारा अखबार आता था मैदान में। आज की तरह उस वक्त कोई सहूलत नहीं थी। आज तो कंप्यूटर पे पेज बना को और लगा के आप हाथ के हाथ ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ बैठ के वहाँ का आप काम कर सकते हैं। पर उस टाइम तो कहीं भी जाना पड़ता था। अगर फ़ोटो कराने भी जाना पड़ता है तो उसके भी जाना पड़ता था। अगर पेस्टिंग करनी है तो हमें खुद भी करनी पड़ती थी और दूसरे जो हमारे सहयोगी थे उनको पास जाना पड़ता था। तो बहुत सारे मसाले थे। विज्ञापन का कैसा दौर था? विज्ञापन का तो दौर आम तरीके से सही नहीं था। उसमें मैं ये जानना इसलिए ज़रूर चाहता हूँ आपसे कि आज के नौजवानों को ये बात मालूम हो जाए कि आज तो चलो सोशल मीडिया है, आप विज्ञापन की परिभाषा नहीं जानते हैं और लोग समझते हैं कि मीडिया एक कहीं और से प्राप्ति करती है, जबकि मालूम होना चाहिए कि भाई विज्ञापन से ही सब कुछ इकट्ठा होता है। तो आपके ज़माने में विज्ञापन कैसे हासिल किया जाता था और कैसा मिलता था? उसमें बड़ी दिक्कतें भी आई हैं हमारे सामने। अभी हमारे यहाँ एक, क्योंकि अखबार को शुरू करना था, पैसा भी चाहिए था, तो बहुत सी जगह हमने खुद जाकर कहा और बहुत सी जगह हमारे कुछ सहयोगी थे, उनके ताल्लुकात थे, उन्होंने कहा। हमने सबसे पहला जो विज्ञापन लिया वो एक बीड़ी का था। अच्छा। हाँ, तो हाजी मसूद साहब थे यहाँ,
और बहुत खुश मिजाज इंसान थे। अमरोही का ही थे वो। अच्छा। हाँ, उनका ताल्लुक़ अमरोही से था और बहुत नेक नमाजी परहेज़गार इंसान थे। हमने उनके पास गए तो मज़ाहिया भी थे वो बेइंतहा। हाँ। तो हमारे जो सहयोगी थे तारीफ़ साहब, उनके साथ हम गए, उनके ताल्लुक़ थे। हमने कहा भाई ये एक अखबार शुरू करना चाहते हैं, इसमें हम चाहते हैं कि आप इसमें सहयोग करें। तो वो कहने वही क्या सहयोग करूँ मैंने कहा जी आप अपना जो एक ऐड दे दीजिए इसका बीड़ी का, कितने पैसे लोगे। अच्छा। मैंने कहा जी पैसे तो मैं नहीं बतलाऊंगा, जो मर्जी आए आप दे दें, हाँ। बस मुझे तो विज्ञापन चाहिए। एक सहाफ़ी का यही होता है, सहाफ़ी कहाँ पैसे बताएगा किसी को। मैंने कहा जी मैं इस मामले में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप खुशी से देना चाहेंगे वो दे देंगे। मैं तो अखबार को चलाने के लिए जो कुछ भी सहयोग कर सकते हैं आप, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आप इस तरह से सहयोग करें। तो उन्होंने उस टाइम पे एक अखबार के लिए 50 रुपये का मुझे पहला विज्ञापन दिया था। अच्छा। हालांकि वो छोटा सा विज्ञापन था। फिर एक हमारे मिलने वाले थे, हलवाई का काम करते थे, हम उसके पास गए। हमने कहा भाई इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ करो, क्योंकि पैसा आएगा तभी आगे काम चलेगा। तो अपना असर रसूखात की बिना पर उन्होंने कहा भाई मेरा क्या है, एडवर्टाइजमेंट करोगे। मैंने तुम्हारा गाजर का हलवा है, इसको लगाएंगे हम। अच्छा। बहुत बढ़िया तरीके से लगाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई लगाओ चलो, क्या दूँ। मैंने जो मर्जी दे दो तुम। उन्होंने हमें 100 रुपये दिए। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई यार इसमें खर्च बहुत है, क्योंकि बेतकल्लुफ़ की बात थी उनसे। मैंने खर्च बहुत है, तो 100 रुपये तो कम लग रहे हैं। कहें यार इसमें तो कर लो, आगे को देख लेंगे फिर। अब पहले ही शुमारा हमें निकालना था। तो हमें ये 2 विज्ञापन बड़ी मुश्किल से अपने ताल्लुकात के बिना पर मिले। बाकी हमने पैसा अपनी जेब से लगाया, अखबार चला, निकाला। तो यहाँ मेरठ के अंदर इज्तिमा था, तबलीगी इज्तिमा। हमने मेन खबर उसी को बनाया। उस दिन दुआ का मामला था जी। तो हमने वो जिस दिन दुआ में हम शरीक हुए उस दिन ये लेकर गए। तो अब मेरे पास उस वक्त 1500 कॉपियाँ थी, वो सारी फ्री बाटी वहाँ, कोई पैसा नहीं, कोई देला नहीं। तो वो 2000 कॉपी छपी थी पहले, सब बराबर हो गई। अच्छा, हम थोड़ा सा ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लोग अक्सर समझते हैं कि भाई पत्रकार की ज़िंदगी बड़ी मशहूर ज़िंदगी होती है, बड़ी रौनकदार चमकदार ज़िंदगी होती है। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो कम से कम जो नौजवान आपको देख रहे हैं या जो पत्रकार बनना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको भी मालूम हो जाए कि पारिवारिक ज़िंदगी क्या होती है। पारिवारिक ज़िंदगी से तो आदमी को बहुत दूर जाना पड़ता है, तभी अखबार निकालता है, वरना अखबार का निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हमने लिखना भी, अखबार को बनाना भी, अखबार को छपवाना भी, अखबार को पहुंचाना भी, क्योंकि बिरादरी का एक सहयोग तो हमें कहीं से दिख नहीं रहा था, ना उस वक्त मिला। अच्छा। ना उस वक्त हमारा कोई माहौल था। क्योंकि 1994 की बात है, 1 जनवरी 1994 को मैंने अपना अखबार निकाला था। उससे पहले रिसाला अल इखलास बम्बई में मैं लिख रहा था 1987 से। तो जब अपना अखबार निकाला तो बिरादरी के माहौल में जमात सलमानी की तो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जमात सलमानी बिरादरी बन गई थी। उसमें कुछ लोगों ने ताउन किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ ज़बानी मामलात ऐसे चले। अच्छा। इस्लाम कमर साहब क्योंकि अध्यक्ष थे जमात के, उन्होंने ये कहा भाई मैं इसमें पूरा सहयोग करूँगा। लेकिन उस वक्त कम से कम 4000 साढ़े 4000 रुपये का खर्चा होता था 1000 अखबार पे। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि भाई इतना खर्चा, कहना भाई मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता, तो 500 रुपये मैं दे दिया करूँगा तुम्हें। हमने उसको मान लिया, चलिए साहब कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। हम और लोगों से हमने लिए तो काम को चलाया। लेकिन खैर उनका भी ऐसा रहा कि साहिब हैसियत तो वो भी नहीं थे। उन्होंने कभी दिया, कभी नहीं भी दिया, तो हालात ऐसे ही चलते रहे और काम को हम किसी भी तरीके से उस मामले को आगे बढ़ाते रहे। उसमें हमने बाबू खां के पास गए, बाबू खां से
इनका इंटरव्यू लगाया सबसे पहला, हमने ये उम्मीद थी कि बाबू खां इसमें ताउन करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें को ताउन किया नहीं, बल्कि बात को वो कह देते हैं ना सब्ज़ बाग दिखाने वाली बात, जी। वो हमें वहाँ से दस्तयाब हुई। तो लेकिन आम तरीके पर जो हमारे यहाँ के नौजवान थे, मेरठ के ख़ास तौर से, हाँ, हाँ। हमने उन लोगों से इसको काफ़ी पैसा भी लिया और बाकी अपनी जेब से भी लगाया, अपने घर से भी लगाया, तब ये अखबार को समाज के तक पहुंचाया, समाज के सारे मामलात सामने रखे। जर्नली अखबार तो हमारा था ही वो, लेकिन अहमियत जो दी थी हमने जमात सलमानी को दी है। अच्छा, मतलब यानी कि किसी राजनीतिक पार्टी को अहमियत कम दी और आपने समाज को अपने ज़्यादा अहमियत दी। बिल्कुल सर। तो मैं इसमें थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि समाज, जैसा आपने बताया कि कई मोहतबर लोगों के नाम लिए हैं आपने, चलिए वो तो संगठन का मामला हो गया, जैसे समाज भी एक निचले तबके पर काम करता है और कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि भाई अपनी ओर से अपने प्रिंट को या अपने चैनल को चलवाया जाए, प्रिंट का आपने जिम्मेदारी संभाली। थोड़ा मुझे ये भी मालूम हो जाए तो ज़रा मेरे दर्शक भी इस बात को जान लेंगे और वो लोग भी जान लेंगे कि किस तरह से एक आदमी को परेशानी आती है, क्योंकि मेरा सवाल था आपसे परिवार को लेकर और व्यवस्था को लेकर, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि एक आदमी जो घर परिवार वाला होता है वो किस तरह पत्रकारिता करता है और समाज उसको क्या दे रहा होता है। तो समाज ने कभी आपको एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ के लिए कि भाई विज्ञापन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिवार भी है इनका? दरअसल अब आप क्योंकि पत्रकारिता कर रहे हैं जी, आज के दौर में, जबकि सब कुछ आसान है, हाँ उसके बावजूद आपको मुश्किलें आ रही होंगी। जी, आप तो हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी। हमारे समाज के लोगों ने तो कभी सर इस बात को महसूस ही नहीं करा। अभी जैसे कि अखबार मेरा बाहर दूर दूर तक गया, पूरे ऑल इंडिया में गया। जैसे आपके ज़माने में यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, मेरे ज़माने में बहुत कुछ बदल गया है, मुझे पैसा कहीं और से भी आ जाता है, आपको नहीं था। हाँ, हमारे बिल्कुल भी नहीं था कतई। ये समझ लीजिए कि हमने जब डाक नंबर लिया तो उसके अंदर 1500 एड्रेस उन्होंने मांगे हमसे, तो हमने दे दिए थे, क्योंकि हमारे पास थे। हमने वर्क इतना करा हुआ था पहले कि हमारे बिरादरी के भी और गैर बिरादरी को भी थे कुछ एड्रेस, वो हमने दे दिए, नंबर भी मिल गया। तो उस टाइम पे 5 पैसे का टिकट लगता था जी, डाक में, डाकखान में। तो 5 पैसे के टिकट के फिर 10 भी पैसे हुए, फिर बाद में 15 पैसे भी हो गए थे। तो हमने उस नाते से पूरे ऑल इंडिया में भेजा, लोगों से रिक्वेस्ट भी करी कि भाई आप इसके अंदर कुछ हमें सहयोग करें जी, लेकिन बस चंद लोगों ने, तो बाहर के लोगों ने भी हमें थोड़ा बहुत सराहा, लेकिन आम तरीके से इस मामले को हम अपने घर तक को नहीं समझ पाए, अपने कारोबार तक को ख़त्म कर दिया। लेकिन एक जुनून था कि बिरादरी के लिए आपस में जोड़ने का काम करना है और बिरादरी से जो जहालत का मामला चल रहा है हमारे पास, उसको भी ख़त्म कराने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखनी है। अच्छा, वो कर ये बात तो आपकी तरफ से हो गई। मैं थोड़ा सा ये भी मालूम करना चाहता हूँ आपको, जैसे कि मैंने समाज से जोड़ा है आपके सिस्टम को, पत्रकारिता को, और संगठन भी मौजूद रहे हैं, वर्षों से संगठन मौजूद रहे हैं, आप भी जुड़े रहे हैं। क्या समाज ने कभी मीडिया को अहमियत दी आपके दौर से लेकर आज तक या नहीं दी? नहीं, हमारे सामने कोई था ही नहीं, सिर्फ मैंने ही ये हौसला किया और मेरे सामने और मेरे बाद में भी मैं तो ये समझता हूँ कि शायद मेरे और आपके दरमियान में इस बीच में कोई नहीं आया इस मैदान पे। नहीं, वैसे खैर मेरे दौर में तो काफ़ी सारे पत्रकार हैं और काफ़ी लोग मेहनत भी कर रहे हैं, मैं सभी की मेहनत को सराहता हूँ। और मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मेरे अलावा शायद ये कोई ना बोल पाए, मैं तो नाम भी ले दूँगा खुल्लम खुल्ला चैनल पे अपने, कि भाई मैं बहुत सलमानी पत्रकारों का तो मैं सहयोग में खड़ा हो जाता हूँ और मैं खुद कह दूंगा कि मैं उनका इंटरव्यू कर लूँगा। हालांकि वो अलग मर्जी है कि भाई प्लेटफॉर्म अलग होता है। मेरा साहब तो लोग नहीं चाहते कि कोई फेमस हो जाए, पर मेरा दिल ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि सब फेमस हो जाएं। सर, मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मान लो कोई चैनल या कोई अखबार किसी पर्सनल समाज के नाम से या समाज के दम पर चलना चाहे तो वो कामयाब हो सकता है या नहीं? नहीं, वो कामयाब तो नहीं होगा किसी तरीके से, एक समाज के लिए तो नहीं हो सकता। तो समाज क्यों चाहेगा उसको फिर पैसा देना? हाँ, समाज वो कामयाब तब हो सकता है कि अपने समाज का अगर 60%
वो ले रहा है, लोगों को नुमाइंदगी दे रहा है, जी, जी। तो 40% नहीं तो 30-35% तो बाहर का ले, तभी उसको कुछ हासिल हो सकता है। और वो भी इतना हासिल होगा कि आराम के साथ उसको अपना खर्चा निकाल ले। बाकी मैं तो समझता हूँ कि अगर आज को, क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ बहुत कुछ देती हैं, जी, जी। और इसके अलावा जो समाजी संगठन हैं उनके मुखिया भी चाहते हैं कि भाई हमारा नाम चलता रहे समाज के अंदर, वो भी कर सकते हैं, लेकिन करते हैं। लेकिन हमारे दौर में कोई भी ऐसा नहीं था उस टाइम। समाज जो है, आप तो भाई पत्रकारिता के साथ साथ फील्ड में रहे हैं, मैं भी फील्ड में हूँ। पत्रकारिता को कितनी अहमियत देता है समाज? समाज तो अहमियत नहीं देगा, और ना उस टाइम पे तो देता ही नहीं था। लेकिन ये हमारी ढींगा मस्ती थी कि हम चाहते थे कि भाई हम अपनी बात को लोगों तक इस तरह से पहुंचाएं कि उनकी इस्लाह हो। और इसके लिए कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे मैं कहूँगा डॉक्टर शमशाद साहब, जो उन्होंने अपने काम में अपने वक्त में बहुत काम किए हैं। मेडिकल डिस्पेंसरियाँ बनाई उन्होंने, तीन कड़ी, जिनमें बिल्कुल फ्री इलाज था। जी, जी। और उनका टेस्ट भी वो ही करते थे, महाराज सलमानी सभा से। और इसके अलावा चैरिटी फंड था उनका, जिससे लोगों को मदद भी करी है, करते रहते थे। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ आपसे। पत्रकार हूँ मैं भी, पत्रकार हैं आप भी। अगर मान लो पत्रकार होने के नाते अगर हम आलोचना करते हैं, तो समाज के नेता उसको बुराई क्यों समझते हैं? समाज के आपके साथ हुआ है ऐसा? मेरे साथ तो होता है। मेरे साथ हुआ है, क्योंकि समाज के जिस लीडर को नज़रअंदाज करा या छोटे लेवल पर पेश करा, हाँ। उसकी मुखालफत हमें झेलनी पड़ी। ये लोग समझते नहीं है कि पत्रकार की आलोचना में ही उनकी पावर है। नहीं, असल बात यह है कि वो देना भी नहीं चाहते और अपना नाम सर्वा रखना चाहते हैं, सरे फहरिस्त रखना चाहते हैं। तो हमारे सामने हमारे ये मामलात बहुत सारे आए, बहुत से लोग मुखालिफ बन गए। हाँ। और एक इल्ज़ाम उस वक्त भी लगता था ये कि भाई वो तो उसका लिखेगा जिसको जो पैसे देगा। अच्छा। उस टाइम पे भी लगता था, लेकिन पैसा देने वाले ही नहीं था कोई। मेरे साथ भी होता है ऐसा। हाँ, बिल्कुल होगा। और वो उस टाइम का बात मैं आपको बतला रहा हूँ कि हाजी हनीफ साहब, डॉक्टर शमशाद साहब, हाजी हलीम साहब, और इधर क्या नाम इसका, हमारे मेरठ के अंदर जो हमारे सहयोगी थे, उन लोगों ने काफ़ी थोड़ा सा इतना सहारा ज़रूर लगाया कि भाई ये चलता रहे, भले ही 19-20 करके चलाओ, लेकिन चलता रहे। तो यहाँ हमने नेता थे, वो चाहते थे कि भाई और कुछ नहीं, तो बस मेरा नाम ही चलता रहे। तो उन्होंने इस बना पर 1 रुपये का कीमत थी हमारे अखबार की, उन्होंने हमें 100 अखबार के लिए 100 रुपये दे दिए कि आप इसको ले आइए और 100 कॉपी मुझे दीजिए। तो हमारे लिए 100 रुपये की भी उस वक्त ज़रूरत थी, हमने लिया भी, 100 रुपये कॉपी वहाँ भी दे के आए, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अच्छा। कहना भाई कॉपी मैं नहीं लूँगा, ये कॉपी आपको जुमे की नमाज में बांटनी पड़ेगी जामा मस्जिद में। अच्छा। और हमने कहा यार ये तो काम बड़ा ख़राब है। मैंने कहा जी आप अपना आदमी भेज दीजिए, मैं उसको दे दूंगा, वो एक जब नमाजी निकलेगा तो वो बांटता रहेगा। तो एक पत्रकार को हाँ भाई हम बांटेंगे, तो हम बांटेंगे तो क्या। तो वो कहने लगे कि भाई मेरा तो आदमी नहीं है। मैंने कहा जी तो अगर आपका आदमी नहीं तो आप अपने आप बंटवाइए, फिर मैं इतना भी नहीं सहयोग करूँगा। अब तो मैं कह रहा हूँ कि आप उनको भेज दीजिए वहाँ। हाँ। तो फिर उसने एक लड़का भेजा, वो 100 कॉपी मैंने उसको दी। मैंने कहा गेट पर खड़ा हो जा, जो नमाज़ पढ़ के निकलता रहे उसे पकड़ा। अब से 2 साल पहले मैंने एक शब्द बोला था अपने ही चैनल पर, समाज में हूँ मैं कलुआ मलुआ। तो ये मैंने इसलिए बोला था कि भाई मैं जब कहीं जाता हूँ बड़े बड़े प्रोग्रामों में, तो मुझे बड़े सर करके लोग इज्जत देते हैं, नवाजते हैं। पर जब मैं अपने समाज में जाता हूँ तो कहते हैं ओए नफीस यहाँ कुआ, ओए यहाँ कुआ। तो ये शब्द होते हैं हमारे लिए। अब मैं इसकी आदत बन चुकी है मेरी, मैं जानता हूँ कि भाई ये मेरा समाज है। ये आपके साथ भी होता था या नहीं होता है? होता रहा है। होता रहा है, उस वक्त भी होता था। लेकिन ऐसा भी था कि जो हमारे साथ के पत्रकार थे, जो हिंदी अखबार निकाल रहे थे, उनको लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी। तो वो बहुत से उर्दू के लफ्ज़ हमसे मालूमात करते थे। ये डेली का काम था।
जब हम मिलते थे प्रेस में भी और वैसे भी, क्योंकि खबरें लेने के लिए तो हम भी जाते थे। जी जी। तो जहाँ भी मिलते थे कि यार इसका मतलब बतलाओ, ये क्या चीज़ है, ये कौन सा शब्द है। हाँ। तो उनको मतलब ही नहीं बतलाते थे, बल्कि उनको पूरी तफसीर जैसे हम कह देते हैं उर्दू में, उसका पूरा बायोडाटा उसके सामने रखते थे कि यह अल्फाज फला जगह इस्तेमाल होगा और इस तरह से इस्तेमाल होगा। तो उन लोगों ने बहुत फ़ायदे उठाए, अल्लाह का शुक्र है। उन पत्रकारों में जो बड़े पत्रकार थे, अल्लाह का शुक्र है हमारा एक यानी मकाम कि था। आप बाहर तो मुकाम पे रहे पर घर में मुकाम नहीं मिल पाए। हाँ, अपने समाज के लोगों में वो बात ही नहीं थी। ये वो मिलेगा तो भी नहीं। हाँ, इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, आज भी नहीं कर सकते, उससे पहले भी नहीं करी और शायद आने वाले वक्त में भी ये उम्मीद तो करी नहीं। अच्छा, नहीं। कभी सार्वजनिक मंच पर समाज ने आपको किसी पद से नवाजा, किसी हाँ, ऐसे यानी कि सम्मान से नवाजा? हाँ, ऐसा तो हुआ है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सम्मानित किया है, चाहे वो बम्बई हो, चाहे वो बिहार हो। जी जी। छपरा में या पटना में प्रोग्राम हुए, वहाँ लगभग मेरे जहाँ तक ख्याल है 2-2.5 हज़ार आदमी उन्होंने जमा करे। पूरे सूबे की कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उस सूबे में अलग हटकर केरला से और झारखंड तो बाद में बना है, बंगाल से और 2-3 जो छोटे छोटे राज्य हैं, दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, वहाँ के लोग सलमानी उसमें शरीक हुए। अच्छा, अब जब शरीक हुए और उन्होंने सब मामलात देखे, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी जी अगले दिन, तीसरे दिन सुबह को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब हम चलने का प्रोग्राम बना रहे, तब इन लोगों ने मुलाकात करी हमसे। मिलना चाह रहे थे, वो आयोजकों ने रोक रखा था, लेकिन बाद में वो मिले और उन्होंने बतलाया कि मैं उड़ीसा से आया हूँ, मैं बंगाल से आया हूँ, कलकत्ते से आया हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई। आसाम के नजरुल हसन आसाम के थे, सबसे पहले वो मिले मुझसे और उन्होंने ये कहा, भाई महराज भाई आपकी बातें तो, क्योंकि मैंने इसी मौजू पे तक करी थी कि भाई हम बार बार जो नाई के लफ्ज़ से लोग बाग याद करते हैं वो गलत है, आप उसका एहतजाज शुरू करो। जी जी। क्योंकि ये एक पेशा है, ये बिरादरी नहीं है। नाई का काम जो है वो बिरादर नहीं है, वो एक पेशा है। जिस तरह सलमानी बिरादरी में अधिकारी भी हैं, हाँ। और बिजनेसमैन भी हैं, और भी काम करते हैं, ट्रेड भी बहुत सारे हैं। कोई खैरात का काम कर रहा है, कोई किसी कार का मैकेनिक का। हो सकता है कि चलो मानो एक कौम ने एक ही काम को ज़्यादा उछाल दिया या एक ही काम को ज़्यादा अपनाया, तो इस वजह से भी ऐसा हो जाता है कि भाई ये काम कौम इसी नाम से रहेगी। वो तो हो जाता है, लेकिन सवाल ये है कि हमें अपने लोगों के जहन में ये बिठाना तो ज़रूरी था। हाँ। कि भाई इस काम का मतलब ये नहीं है कि बिरादरी है, हाँ। बल्कि ये एक पेशा है, वो सलमानी समाज से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसा भी करते सलमानी हैं। कोई भी हो सकता है, मतलब सलमानी कोई भी काम कर सकता कोई है, भी पर कर बाल सकता है। काटने वाला अब मैंने उनको सलमानी हो बताया, सकता है, ये जरूरी नहीं है। उस टाइम पे टाटा की वाइफ ने एक पार्लर खोला था, जी। तो मैंने उसका हवाला दिया कि क्या वो भी नाई हैं? अच्छा। भाई काम तो यही कर रहे हैं ना, वो हम लोगों को अपना हम मुलाजिम रख के कर रही काम, और पैसा तो यही जा रहा है उसके पास। तो जिस तरह वो नाई नहीं हो सकता, इस तरह हम भी नाई नहीं हो सकते। अच्छा, ऐसा मैं भी बताता चलूँ आपको कि कई बार मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि मुझे कौम से जोड़ लिया। हालांकि ये बात सच्चाई है कि भाई मैं इस कौम से जुदा तो नहीं हूँ। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि भाई आपको कहा गया हो कि भाई ये तो इस कौम से आता है और ये सलमानी कैसे हो गया? नहीं, ऐसी तो बात नहीं आई सामने। हाँ, एक बार ये हुआ था कि यहाँ नौचंदी के मेले पर एक सिविनियर छपता है, और वो जो कमेटी बनती है मेला नौचंदी की, उसके अंदर वो लास्ट टाइम में जो इख्तिताम होता है प्रोग्राम का, उस दिन बढ़ती है। तो मेरे साथ भी एक थे, सुल्तान नाम था उनका, मिरासी समाज से थे वो। तो वो जुगाड़ू किस्म के इंसान थे। अच्छा। उन्होंने जुगाड़ करके उर्दू का महकमा अपने पास ले लिया कि भाई उर्दू के सेकेंड ईयर में उर्दू का काम मैं करूँगा। अच्छा, प्यारो हो गए वो? हाँ, उसमें हो गए। एक हिंदी के होते थे, एक उर्दू के होते थे। अब हुआ ये कि एक सैयद नजरुल इस्लाम थे, जी। जो मेरठ से अखबार निकालते थे, शायद मेला नाम था उसका। तो उनको ये नहीं मालूम था कि भाई ये इसमें सलमान बिरादरी का।
वो बातचीत ऐसी चल रही थी, वो मुझसे ये कह रहे हैं कि यार देखा उसे मिरासी वाले को, अच्छा। हैं अपना जुगाड़ करके अपना नाम ले लिया। हाँ। मैंने कहा भाई आप सैयद हैं, हो सकता मैं छोटा आपकी नज़र में छोटी जात का हो रहा हूँ, जिस तरह से वो मिरासी को आप कह रहे हैं, तो इंसान की वक़्त कुछ नहीं है आपकी नज़र में, हाँ। बस जात की वक़्त हो गई। अच्छा, तो ये चीज़ वैसे जात की और जो बात ओबीसी और जात बरादरी की जब आती है, तो इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा, हमारे बुजुर्गों को भी दो चार होना पड़ा है। बहुत हुए हैं उस टाइम। तो इसमें गुनाहगार किसको मानते हैं आप, ऊंची जाति वालों को या जो बदनाम हुए उनको मानते हैं गुनाहगार? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि छोटी बिरादरी के लोग भी अपने आप को जानबूझ के समझते हैं कि हम छोटे हैं। दरअसल किसी को गुनाहगार तो इसमें नहीं कहा जा सकता। एक उस वक्त का मिजाज इस टाइप का था अच्छा। कि जो बड़ी बिरादरी के लोग थे, और वो भी पसमानदा बिरादरियों में जो अपने कुछ बड़ा ऊंचा मानते थे, जैसे मेवाती बिरादरी थे, या जैसे हाँ। कुरैशी बिरादरी थे, या जैसे गोसी बिरादरी, दबंग किस्म के लोग थे। वो ज़रूर इस बात को महसूस करते थे और इशारतन कह भी देते थे कि ये नाई का काम करता है, ये नवा है, इस तरह की बात आई। हमने 1969 में अंजुमन हल्लाकुल मुस्लिमीन का जो स्थापना की, उसका मकसद ही ये था कि हम अपने इलाके में, और बाहर की तो बात नहीं, हमने क्योंकि महल्ले के नाते से वो शुरुआत करा था, इस नाते से कि भाई हमारे महल्ले से तो ये बवाल ख़त्म हो, और उसमें हम 100% कामयाब हुए। अच्छा, फिर भी मेरा एक सवाल आपसे ये और बनता है कि समाज के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि चमकने की परिभाषा एक ऐसी हो चुकी है जिसके लिए शब्द ढूंढने कम पड़ रहे हैं। इसके लिए रुकावट कैसे आए, या कौन, जैसे कि कहा जाता है कि जब तक कामयाब नहीं होंगे आप, जब तक आप हक किसी का अदा करके नहीं चलेंगे। अगर मैं आपको अपना सीनियर नहीं मानूंगा तो आप मुझे जूनियर कैसे मान लेंगे? पहले तो शुरुआत मुझे भी करनी पड़ेगी ना, कि मैं आपको अपना सीनियर मानूं। तो कहीं कमी महसूस होती है आपको, या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा इस टाइम कि वो जो रिस्पेक्ट पहले होती थी हमारे अपने दौर में, और हमारे बुज़ुर्गों के दौर में भी रही है, वो रिस्पेक्ट आज नहीं रही। या तो ये पैसे की वजह समझ लीजिए कि आज पब्लिक के पास पैसा भी आ गया, आज पब्लिक के पास इल्म तो आया है, एजुकेशन भी काफ़ी हमारी समझ में आई है, लेकिन उस एजुकेशन का भी हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जब हम उसका ही नहीं इस्तेमाल करेंगे, और अपने जब जो रिस्पेक्ट है, जो एहतराम है, हम अपने बड़ों का नहीं करेंगे, तो ये आगे चलकर भी हमारे लिए ज़हमत का मसला तो बन ही रहा है। लेकिन मौजूदा दौर में भी मैं ये देखता चला आ रहा हूँ कि थोड़ा सा भी पैसा आ गया तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा। हालांकि हमारे सामने ऐसे वाक़यात कम आए हैं, लेकिन हमने जो दूर से दूसरे हालात को देखे हैं, दूर से जो देखा है हमने, उसमें हमने समझते 70-80% ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे के नशे में चूर हैं। तो वो एहतराम नहीं करेंगे, अदब नहीं करेंगे, तो किस तरह से होगा? वो तो अपनी खुद नुमाई में चक्कर में हैं, और खुद नुमाई को इस कदर ले आए हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम ही एक दुकान खोल लें, ताकि अपना चैनल, अब तो चैनलों की बाढ़ आ रही है इस टाइम, हाँ, तो अपना चैनल खोलें और अपना, वो अलग बात है, उसमें सलाहियत है चलाने की या नहीं है, ये सबसे अहम बात है। वो नहीं होती है, फिर भी खुद को अपना पब्लिक के सामने चेहरा लाने के लिए वो इस काम को भी करते हैं। एक नशा हो गया कि मैं भी पत्रकार हूँ, बस हैं? ये अब ये मैं आज के दौर के अंदर हमारे आप कर रहे हैं पत्रकार, और बहुत सारे कर रहे हैं, और कई के चैनल भी चल रहे हैं। हाँ। लेकिन एक चैनल आपका जो है वो तो बिरादरी से भी जुड़ा हुआ है, और गैर बिरादरी से भी जुड़ा हुआ है, और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन दूसरे चैनल तो अपने से भी नहीं जुड़े हुए। पर मुझे तो मेरा साहब ये लगता है कि मैं जैसे सबसे जुड़ा हुआ हूँ, हाँ। ये मेरी कमी है कि भाई मैं किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। कभी कभी मुझे लगता है ऐसा। नहीं, ये सलाहियत है, और अल्लाह ताला जब किसी को सलाहियत देता है उसके लिए वैसे ही रास्ते बनाता है। तो ये तो मेरा अपना मानना है कि बहुत से मुश्किलात मामलात ऐसे आए मेरी ज़िंदगी में भी पत्रकारिता के सिलसिले से, हाँ। कि वो अल्लाह ने आसान भी कर दिए।
तो ऐसे हालात बनते हैं, आपके साथ भी बनेंगे, बने भी होंगे, बन रहे हैं। लेकिन इससे मायूस नहीं होना चाहिए, जी जी। क्योंकि आपकी नेक नियति जो है वो उसको आगे फ़रोग़ देगी, उसको आगे बढ़ने का हौसला देगी आप। जी जी जी। ये सबसे बड़ी, मैंने अपने 30 साल का ये जो पत्रकारिता का मेरा दौर गुजरा है, हाँ हाँ। क्योंकि अपना तो मैंने 94 में निकाला, लेकिन उससे पहले रिसाला लिखराज से जुड़ा, उससे हाँ। पहले मैं अलग-अलग मिलाप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए। मिलाप दिल्ली से निकलता था, फैसल जदीद दिल्ली से निकलता था, हाँ। उसके लिए रिपोर्टिंग मैंने की है। और उसके अलावा उसमें मिलाप में तो मैं वैसे ही भेजता था, वो छापते थे। तो लेकिन इसके लिए तो मैंने फैसल जदीद जो निकलता था, लेकिन पर इसको मैंने, मेरे जो शौक़ पैदा हुआ था सही मानों में, वो शौक़ हुआ था मौलाना फ़ारूक अली साहब थे, अल जमियत के जो संपादक थे। अच्छा। उनके जो एडिटोरियल होते थे, एक तो वो, एक मिलाप के अंदर प्याज के छिलके आता था जी। वो पढ़ता था मैं। तो उन्होंने मुझे, मेरा जहन इस पत्रकारिता की तरफ राग़िब करा था। तो मैं वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, मैंने लिखना भी वहीं से सीखा उनके हालात को देखते हुए। और उस टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी उर्दू की, मैंने तारीख़ी नावल सादिक सैयद के बहुत अच्छे नावल थे, तो जिसमें इस्लामी तारीख़ पूरी बयान करी है, मैंने वो भी पढ़े हैं। तो मेरा शौक़ पढ़ने का उस वक्त रहा, लेकिन बाद में एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि मुझे एक अखबार निकलता था बेंगलोर से, नशेमन, तो उसका एक शेर जो था ऊपर का कि नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। वहाँ से मुझे हौसला मिला है कि काम को करना है और आगे बढ़ना है। बातचीत सुनते सुनते मेरे पास सवाल ही ख़त्म हो गए हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और आगे इंटरव्यू बढ़ाया जाए, पर बढ़ नहीं पा रहा है। मैं एक नौजवानों के लिए, नौजवान पत्रकारों के लिए आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ एमराज साहब से, जिससे कुछ सीख मिले। और मैं सलमानी समाज के भी लोगों से के लिए एक सवाल लेना चाहता हूँ, ये दोनों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि आने वाले दौर के लिए सलमानी समाज के लिए जो पत्रकारिता करेंगे स्पेशल करके, या आदर्श समाज के लिए भी जोड़ के करेंगे, और जो समाज के अंदर समाज सेवा करेंगे, उन दोनों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, ये सवाल हालांकि ये सख्त सवाल है, क्योंकि भविष्य के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। फिर भी एक राह मिल जाए। मुस्तकबिल के लिए मैंने अभी आपको शेर भी सुनाया, और अब इससे पहले मैंने ये भी कहा था कि ये हौसला तो अल्लाह ही देता है। हमारे दरमियान में बिरादरी और समाज, इसको छोड़कर अगर हम जर्नली पत्रकारिता करेंगे तो उसमें तो कुछ राह इस नाते से निकल आएगी कि हम अपना खर्च पूरा उसको अदा कर सकते हैं, और चाय पानी पीने की भी गुंजाइश निकल आए। हाँ। लेकिन अगर हम समाज से उम्मीद लगाएं तो समाज से उम्मीद लगाना बेकार है। अभी हाल में मैं एक बात बतलाऊंगा आपको कि बहुत से लोगों को तो मैंने तोहफ़तन किताब भी दी है, अपनी ये सलमानी गाइड तोहफ़तन दी है। उन लोगों को दी है जो जिनको समाज के मुताल्लिक दिलचस्पी थी, उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो, उनको दी है। कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं कि जिन्होंने मंगाई है मुझसे, उनका जो डाक खर्च था वो भी मैंने अपनी जेब से अदा करा। यानी जो मंगा रहा है उसको ये एहसास भी नहीं हो रहा कि भाई हम इसकी कीमत ना दें, लेकिन जो डाक का खर्च है वो तो देना चाहिए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे, अभी बिहार से डॉक्टर मुर्तज़ा साहब हैं, उन्होंने मंगाया मुझसे पिछले दिनों, तो भाई किताब मुझे आप भेज दें। उसके मुतालिक मैंने सोशल मीडिया पे भी पढ़ा है, और तुमने भी बतलाया मुझे, तो मुझे आप भेज दें। तो मैंने कहा जी मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन डाक खर्च जो है और उसकी कीमत जो कुछ भी आप मुनासिब समझें वो मेरा अकाउंट में जमा करा दें। तो उन्होंने मुझे 1000 रुपये भेज दिए।
हाँ। किस वजह से कि आज तक मैंने कुछ दिया ही नहीं तुम्हें। मैंने इस दिन कितने अखबार देखे हैं, तुम्हारी कितनी किताबें मेरे पास आई हैं, उस पर भी डाका हुआ होगा। तो दिल को ये एहसास हुआ कि एक शख्स के दिल में ये बात जागी, और जब वो सोच रहा है कि इतने अरसे से लगभग 20 साल से ये किताब हमारे पास आ रही है, अखबार हमारे पास आ रहा है, और कभी इस शख्स ने मांगा नहीं हमसे, तो उसके दिल में जब ये बात जग सकती है तो हमारे वो लोग जो अक्सर मुझसे मंगा लेते हैं उनके दिल में भी कभी अल्लाह ताला डाल ही देगा इस बात को। मैं तो इसी उम्मीद पर आगे बढ़ रहा हूँ, और यही मशवरा मैं देता हूँ अपने पत्रकारों को जो इस फील्ड में अपना ज़ोर आजमाई कर रहे हैं कि आप इसकी फ़िक्र ना करो, ये तो अल्लाह मुसब्बबुल अस्बाब है, गैब से असबाब बनाता है, वो ज़रूर आपकी मदद करेगा, क्योंकि नियत ही इंसानों की होगी। मैं उस नेक नियति को अहम मानता हूँ। कोई सा भी काम करेंगे आप, सिर्फ पत्रकारिता नहीं, जो भी काम होगा अगर नेक नियति से होगा, अल्लाह की मदद उसमें होगी। नियत पर सारे फैसले हो जाएंगे। बस उसके लिए मैं उसी को अपनाता चला रहा हूँ, और आज तक मैं उसमें कामयाब रहा हूँ। मैंने ये देखा कि रिसाला अल इखलास उस वक्त की पोजीशन 1985 से छप रहा था वो, लेकिन 1987 के बाद जो चेंज हुआ वो मेरे सहयोग से या मेरी ताल्लुक़ से या मेरे मशवरे से उन लोगों ने उसको एक मियारी किताब बना दिया था उसको। तो मुझे इस बात की खुशी है कि दूसरे वो लोग कम से कम मेरे मशवरे को मान रहे हैं, उसको चला रहे हैं। अब ये जमातें हमारी जो चल रही हैं, इन जमातों के लिए भी सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अगर एक ऐलान करते हैं उसको खड़ा बन जाएं, उस पर काम करें तो बेहतर है। आप 10-10 और 15-15, 20-20 और तो उसके करके तो उसको लिए अगर आप ये करेंगे कि भाई हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, तो करेंगे कुछ भी नहीं। हमने तो ये देखा कि जो एक ऐलान कर रहा है वो पूरा नहीं हो रहा। तुम 12-10 ऐलान कर रहे हो, 5 ऐलान कर रहे हो, 4 ऐलान कर रहे हो, तुम कहाँ से पूरा कर दोगे उसे। हमने अपने दौर में शिक्षा के लिए कहा था, शिक्षा के लिए हमने जहन बनाया लोगों को, और कुछ नहीं करा। तो जहन की शिक्षा के लिए जहन बनाया है। हमारे दौर में हमने ये देखा है कि नेकर वो जो क्या कहते हैं वो लैंड के वाला जो होता था, हाँ पट्टे का वो पहन के काम कर रहे हैं। हमने उनका जहन बनाया कि भाई ये मुनासिब बात नहीं है, आप अपने आप को बदलो, ग्राहक तो खुद ही बदल जाएगा। तो हमने वो उस दौर में काम करा, बनियानी पहन के काम कर रहे हैं, अभी उसे समझाया कि भाई ऐसा काम नहीं है। तो जहन बनाना है बस, असल बात जो है वो जहन बनाने की है। तो ये थे हमारे साथ में महराज साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, यानी कि लगातार समाज को जगाने की कोशिश करते चले आए हैं। और भाई मुझे तो रातों दिन सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं भी, हालांकि आज पहली मुलाकात है बिल्कुल, और फ़ोन के माध्यम से। जवानी मुलाकात तो भाई मैं कहता हूँ कि कई साल से लगातार चलती चली आ रही है, और बस अल्लाह का हुक्म, यह मौका नहीं मिल पाया, ऐसा अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ कि हम लोगों की मुलाकात हो पाए। एक आज दौर बना कि भाई हमारी मुलाकात हुई है, और मैं इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा महराज साहब से कि वो किताब मुझे, ये मैं अपने हदियतन खुलूस के साथ मैं भाई नफ़ी साहब को दे रहा हूँ, और इसके साथ ही ये यकीन भी दिला रहा हूँ कि मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़े, किसी मशवरे की ज़रूरत पड़े, किसी बात से ताल्लुक़ से मशवरे की ज़रूरत पड़े, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। शुक्रिया इंशाअल्लाह। तो ये किताब मुझे तोहफ़े में मिल चुकी है जी, हदियतन। और इंशाअल्लाह मैं ये वादा करता हूँ समाज से, समाज से, कि इस किताब में जो मैं सीखूँगा उस पर अमल करके आप लोगों को भी बताने की कोशिश करूँगा, और लिखने की भी कोशिश करूँगा, जिससे कि भाई आगे एक तरह से जागृति संदेश जाए। जिस तरह से महराज साहब ने कहा है कि ज़रूरत है अभी जागृति की, ज़रूरत है एक मिजाज बनाने की, जिससे कि लोगों को अच्छी तरह से ये जानने में आसानी हो जाए कि उनको करना क्या है, क्या उनके मुद्दे हैं। बहुत सी बातों पर आपने नज़र की होगी, और मैं तो चाहता हूं कि कम से कम इस इंटरव्यू को आप वहां तक पहुंचा दें जहां तक महराज साहब का हक़ है, क्योंकि हर कौम का आदमी इतना जागृत नहीं होता है, और ना ही इतना कुछ समझा सकता है, और ना इतना कुछ समझ सकता है। ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शायद शब्दों से बयान नहीं की जा सकती हैं, मुँह से बयान नहीं की जा सकती है, इनको समझना ज़रूरी है।
एक लास्ट में कुछ मुझे रोक कर कहना चाह रहे थे मेरा साहब, वो मैं लास्ट शब्द ले लेता हूँ और इंटरव्यू यहीं समाप्त करता हूँ। जी सर। हाँ मैं वो बात यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज के लोगों को अभी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपसी रंजिशें जो हैं, आपसी नाइत्तफ़ाक़ी जो है, वो जमात के स्टेज पर ना निकालें। आप हमारी आपकी कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई नज़रियाती इख्तलाफ हैं, वो हम जमात के फील्ड से अलग होकर उसको करें। जमात के अंदर अगर हम ये मामलात रखेंगे कि भाई ये नहीं आना चाहिए, हम रहने चाहिए, उससे पूरे जमात का नहीं, पूरे कौम का नुकसान होता है। चलिए मैं इस बात को और थोड़ा सा बढ़ा के कह देता हूँ अपने ऊपर लेकर कि मुझे अक्सर संगठन पसंद नहीं करते हैं और मैं समझता हूँ ये उनकी बदकिस्मती है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं जिसकी भी मुखालफत करूँगा वो संगठन हीरो बन जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए मेरी ओर से मुखालफत झेलने का। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।